सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण अर्थात इकोलॉजिकल सक्सेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको ऊर्जा का संचरण पढ़ा दिया था कि किस तरीके से ऊर्जा हस्तांतरित होती है। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको इकोलॉजिकल निके पढ़ाया था और निके के बाद इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज हमारा नया टॉपिक है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी अनुक्रमण। सबसे पहले हम ये जान लें कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो 1885 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग हुल्ट महोदय द्वारा सबसे पहले किया गया था। सर्वप्रथम सक्सेशन अर्थात अनुक्रमण शब्द का प्रयोग हुल्ट महोदय ने किया था। कब किया था बेटा? 1885 ईस्वी में। लेकिन वह इसकी अवधारणा को नहीं बता पाए, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाए। तो इसके लिए बेटा 1889 में अर्थात 1889 में वार्मिंग महोदय ने इसकी अवधारणा को बताया था। तो सबसे पहले अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन हुए? वार्मिंग हुए। इसके बाद बेटा 1907 में तथा 1916 में 2 बार क्लीमेंट्स द्वारा इस अवधारणा को व्यापक पैमाने पर बताया गया और समझाया गया। और 1916 ईस्वी में ही क्लीमेंट्स महोदय ने कुछ अवस्थाओं की चर्चा की जो सक्सेशन के अंतर्गत आते हैं। तो पहले तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा कि सक्सेशन होता क्या है, अनुक्रमण होता क्या है। तो अनुक्रमण की अगर हम बात करें बेटा तो सीधी सी बात आप ये जान लीजिएगा कि किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, किसी भी इकोसिस्टम में वातावरण में लगातार चेंजेज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो उन परिवर्तनों से तथा वनस्पतियों के प्रभाव के कारण क्या होता है बेटा, किसी एक समुदाय का विकास होता है इकोसिस्टम में। और उस समुदाय के विकास के बाद या उस समुदाय के विकास के साथ ही साथ उस समुदाय में कुछ नई प्रजातियों का भी जन्म होता है। तो उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सक्सेशन। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों तथा वनस्पति प्रभावों से एक समुदाय का विकास होता है और उसमें नई प्रजाति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। आप दूसरी तरीके से भी और बता सकते हैं सक्सेशन क्या होता है बेटा। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि वातावरण में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के साथ ही साथ जो जीव होते हैं, जो प्रजातियां होती हैं जीवों की, वो अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते हैं और उसी समायोजित करने के क्रम में वह अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन लाती रहती हैं। धीरे धीरे यह परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है जिससे कि वह जीव बिल्कुल एक नई प्रजाति के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को बेटा क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को पारिस्थितिकी अनुक्रमण अर्थात सक्सेशन कहा जाता है। बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो चुका होगा आई होप, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। मैंने क्या बताया बेटा कि वातावरण में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे जीवधारी सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करेंगे? अपने आप का समायोजन करेंगे। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार जीवधारी भी वातावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते रहते हैं और सतत प्रयास करते रहने के कारण जीवधारियों में बिल्कुल एक नया परिवर्तन आ जाता है जिससे वह जीव एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हो जाता है। और यही संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही संपूर्ण प्रक्रिया पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाती है। जब कोई पुरानी प्रजाति बिल्कुल नई प्रजाति में चेंज हो जाती है तो उस अवस्था को ही बेटा क्लाइमैक्स स्टेज कहा जाता है। अर्थात उस अवस्था को ही कहा जाता है चरमावस्था। अर्थात अनुक्रमण की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? अंतिम अवस्था चरमावस्था होती है, क्लाइमैक्स स्टेज होती है, जिसे स्थिरीकरण की अवस्था के रूप में भी
जाना जाता है। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है। अनुक्रमण के प्रकार की अगर हम बात करें तो अनुक्रमण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है बेटा? अनुक्रमण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण अर्थात प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि प्राइमरी सक्सेशन होता क्या है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है बेटा कि जब अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों से प्रारंभ होता है जहाँ पर कोई भी जीव या वनस्पति ना हो, तो ऐसे अनुक्रमण को हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण अर्थात प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ही होता है कि ऐसे क्षेत्रों का अनुक्रमण जहाँ से हमें कोई भी जीव या वनस्पति नहीं प्राप्त होती है, वहाँ पर जब कोई अनुक्रमण होता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। जैसे कहीं पर मिट्टी और चट्टान है, धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, कवक, लाइकेन ये विकसित होंगे। ठीक है बेटा, तो इसी को कहा जाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। जैसा कि इन्हें बताया गया है कि इसमें लाइकेन, कवक और बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु उत्पन्न होते हैं। और प्राथमिक अनुक्रमण को बेटा पायनियर समुदाय भी कहा जाता है। पायनियर का मतलब होता है प्राइमरी अर्थात प्राथमिक समुदाय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्राथमिक अनुक्रमण को। दूसरी तरफ आते हैं बेटा, दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण अर्थात सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ प्राथमिक सक्सेशन हो चुका होता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अगर कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राथमिक सक्सेशन जो होता है, प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है, उसकी चरमावस्था नष्ट कर दी जाती है। अर्थात जहाँ पहले प्राथमिक सक्सेशन बना रहा, उसके पश्चात वहाँ प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, इसके कारण वह सारा का सारा नष्ट हो जाता है। और जब वहाँ दोबारा सक्सेशन की क्रिया प्रारंभ होती है तो उसे बेटा कहा जाता है द्वितीयक अनुक्रमण अर्थात सेकेंडरी। इसको क्या कहा जाता है बेटा? सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। और यहाँ पर आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि द्वितीयक अनुक्रमण की जो विकास की दर होती है वो प्राथमिक की तुलना में कहीं अधिक होती है। अर्थात सक्सेशन तीव्रता के साथ होता है द्वितीयक जो अनुक्रमण है उसकी विकास दर प्राथमिक की अपेक्षा तीव्र होती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जो क्लीमेंट्स महोदय ने सक्सेशन की अवधारणाओं को बताया था, इसकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, तो उन अवस्थाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1916 में 1916 ईस्वी में क्लीमेंट्स महोदय द्वारा अनुक्रमण की कुछ अवस्थाओं की चर्चा की गई, जिनमें पहली अवस्था है बेटा न्यूडेशन अर्थात नग्नीकरण। नग्नीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो नई प्रजातियां आती हैं वहाँ, और नई प्रजातियों के आने के लिए जो स्थान खाली होता है या जो स्थान खाली किया जाता है इकोसिस्टम में, वही क्या कहलाता है बेटा? नग्नीकरण अर्थात न्यूडेशन कहलाता है। अच्छे से समझ लीजिएगा भाई, वातावरण में हुआ परिवर्तन, और वातावरण में जो परिवर्तन होगा तो उसमें क्या करते हैं जीवधारी या जीवों की प्रजातियां अपने जीवन को बचाने के लिए लगातार अपने में समायोजन करती हैं। जो समायोजित या अनुकूलन करने में सफल हो जाती हैं वो आगे सर्वाइव कर जाती हैं, और जो सफल नहीं होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, वो वहीं पर मृत हो जाती हैं। तो इस तरीके से स्थान खाली हो जाता है। तो नए जीवों या नई प्रजातियों के लिए स्थान खाली करना ही क्या कहलाता है? न्यूडेशन की प्रक्रिया कहलाती है, या न्यूडेशन की अवस्था कहलाती है, नगरीकरण की अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था होती है बेटा माइग्रेशन अर्थात प्रवास। दूसरी अवस्था को मैंने क्या बताया? माइग्रेशन या प्रवास की अवस्था क्या होती है बेटा? इसके अंतर्गत बाहर से अनेक प्रजातियां क्या करती हैं बेटा? अनुक्रमण क्षेत्र में आकर प्रवेश कर लेती हैं। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ प्रजातियां बाहर से आकर किसी दूसरे अनुक्रमण क्षेत्र में अधिकार कर लेती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है बेटा? प्रवास कहा जाता है। यानी
एक अनुक्रमण क्षेत्र से जब प्रजातियां दूसरे अनुक्रमण क्षेत्र में जाती हैं तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है। तीसरा होता है बेटा आस्थापना, या इसी को बेटा कहा जाता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा की अवस्था अर्थात कंपटीशन की अवस्था। कंपटीशन की अवस्था क्या होती है भाई? वातावरण में जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो जीवधारी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरी प्रजातियों के साथ की जाने वाली प्रतिस्पर्धा को आस्थापना कहते हैं, या प्रतिस्पर्धा की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगली अवस्था का उल्लेख किया इन्होंने, बताया प्रतिक्रिया, रिएक्शन, अर्थात अगली अवस्था कौन सी बताई? रिएक्शन की अवस्था। और रिएक्शन की अवस्था में इन्होंने बताया कि वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने को समायोजित करने के लिए प्रजातियां क्या करती हैं? क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती हैं। ठीक है बेटा, ये किसने बताया? क्लीमेंट्स महोदय ने बताया। और इसकी अंतिम अवस्था होती है बेटा चरमावस्था, अर्थात क्लाइमैक्स स्टेज, या इसी को कहा जाता है स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन की अवस्था। ठीक है, और इस अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो प्रजाति होती है वो इतना परिवर्तन हो जाता है उसमें कि वह बिल्कुल नई प्रजाति के रूप में उभर कर सामने आती है। अब उसमें परिवर्तन होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो इसी को बेटा क्या कहा जाता है? चरमावस्था, क्लाइमैक्स स्टेज या स्थिरीकरण की अवस्था। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया कि अनुक्रमण क्या होता है, अनुक्रमण की अवस्थाएं कितनी होती हैं और अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीस्टोन प्रजाति। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कीस्टोन प्रजाति। ठीक है, कीस्टोन स्पेसीज की अगर हम बात करें तो ऐसी प्रजातियां या प्रजातियों का समूह जो किसी भी इकोसिस्टम में अन्य प्रजातियों को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन सभी प्रजातियों को बेटा कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। आप यह कह सकते हैं कि जो कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो दूसरी प्रजातियों को छत्र छाया प्रदान करते हैं। ऐसी प्रजातियां जो दूसरी प्रजातियों को क्या देती हैं बेटा? छत्र छाया प्रदान करते हैं। एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। अगर हम जंगल के इकोसिस्टम की बात करें तो जंगल के इकोसिस्टम की अगर हम बात करें बेटो तो जंगल के इकोसिस्टम में शेर को क्या माना गया है? शेर एक कीस्टोन प्रजाति है। अगर शेर ना होगा तो बेटा क्या होगा? शाकाहारी जो जीव हैं उनकी संख्या में लगातार क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब शाकाहारी जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी जिससे वह हरे पेड़ पौधों अर्थात उत्पादकों का भक्षण और तीव्रता के साथ करेंगे, अर्थात उत्पादकों को कौन बचाएगा? यहाँ पर शेर बचाता है, चूँकि वह शाकाहारी जीवों को क्या करता है? भक्षण करता है, संतुलन बनाए रखता है और इसी के कारण इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि शाकाहारी जो जीव हैं वो उत्पादकों पर भार डालेंगे, जिसके कारण क्या होगा? जंगल का इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यह विनाश के कगार पर आ जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, और जंगल का जो एग्जाम्पल देके मैंने बताया ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी पदछाप या पदचिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की तो बेटा सबसे पहले इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा कनाडा के पर्यावरणविद विलियम रीस तथा मैथियास वाकेरनैगल द्वारा किया गया। किसके द्वारा दिया गया अवधारणा इसका? ठीक है, विलियम रीस तथा मैथियास वाकेरनैगल के द्वारा इस अवधारणा को समझाया गया। अब होता क्या है बेटा? पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी या इकोसिस्टम में जितने भी घटक उपस्थित होते हैं, अर्थात
जैविक और अजैविक घटकों की वह मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली के सुचारू रूप से जीने के लिए आवश्यक होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अर्थात किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम पारिस्थितिकी फुटप्रिंट की बात करेंगे तो यह मानवीय जैविक एवं अजैविक घटकों की मांग का एक मापक होता है। ठीक है बेटा, फुटप्रिंट की अगर हम बात करेंगे तो यह क्या होता है, मानवीय मांगों का एक मापक होता है। ठीक है, इंसान की मांग की जो तुलना है वो पृथ्वी पर उपस्थित पारिस्थितिकी उत्पादकों द्वारा उत्पन्न की गई उत्पादकता के रूप में मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो उत्पादकता होती है वो कौन करता है, प्राथमिक उत्पादक ही करते हैं। और मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए जितनी घटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पारिस्थितिकी पद चिन्ह या पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। और पारिस्थितिकी पदछाप को मापने की जो इकाई होती है बेटा वो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, अर्थात ग्लोबल हेक्टेयर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक करवाए, पहला पढ़ाया आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रकार और क्लीमेंट्स महोदय द्वारा बताई गई अवस्थाओं की चर्चा हमने की। दूसरा हमारा टॉपिक था पारिस्थितिकी में की स्टोन प्रजातियां, अर्थात की स्टोन स्पेसीज की चर्चा हम लोगों ने की और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। तीसरा टॉपिक हमारा था पारिस्थितिकी पदछाप। मैंने बताया कि पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में मानवीय मांग का मापक ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है, जिसकी अवधारणा विलियम रीस तथा मैथियास वाकेरनैगल के द्वारा दी गई। और इसके माप की इकाई जो होती है बेटा वो ग्लोबल हेक्टेयर होती है बेटा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के नए वीडियो के लिए लगातार वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।